अगर फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन को उनकी ड्यूटी के बारे में बताते हैं तो वहीं पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी स्टेट को सिटीजन के हित में लॉज बनाने के लिए डायरेक्टिव्स देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं काशिफ अंसारी और स्वागत है आपका एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक ऐसे फीचर की जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड है लेकिन ओरिजिनली स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 की। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में आज की क्लास में। हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 4 बज चुके हैं, हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार सेशन के साथ। तो भाई साहब, जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें। जय हिंद ऑफिसर्स, आ जाइए। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार एम्बाइब अचीव डिफेंस पर। ठीक है, सभी का स्वागत है। फटाफट सब लोग जुड़ते जाइए, आ जाइए। कौन कौन आ चुका है? सुप्रिया, अमित, प्रमोद, रजनी, निहाल, नवीन, वसुधा, शैलेश, सभी का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी क्लास में। आज बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन था वो टॉपिक खत्म हो गया, 2 क्लासेस में था। फिर हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक खत्म हो गया जो हमने 2 क्लासेस में पढ़ा है। फिर हमने बोरोड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा 1 क्लास में। उसके बाद 4 क्लासें हमने जो है फंडामेंटल राइट्स की पढ़ी हैं और पूरी तरह से टॉपिक को खत्म किया है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो भाई, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। और मैं आपको बड़े साफ शब्दों में बता दूं कि इन दोनों टॉपिक्स को आपने पढ़ लिया तो आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चंस तो मान ही लीजिए कि पूछे जाएंगे। ठीक है, सो 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, सीएपीएफ का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज दे रहे हो, स्टेट पीसीएस दे रहे हो, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में गारंटी पूछे जाते हैं। और आपको मालूम है कि इस देश में कंपटीशन का लेवल क्या है आज की तारीख में। इतनी ज्यादा आबादी होने के वजह से आप जानते हैं कि अगर आपसे 1 क्वेश्चन गलत होता है तो हजारों रैंक पीछे आप खिसक जाते हैं। तो आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते 2 क्वेश्चन गलत करने का। तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ये टॉपिक 2 क्लासेस में खत्म होगा। आज पहला लेक्चर है और कल दूसरा लेक्चर है, मतलब ये टॉपिक हमारा कल खत्म हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने एम्बाइब की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट एम्बाइब की ऐप को डाउनलोड कर लें भैया। मैंडेटरी ऐप है हर इंसान के लिए जो भारत में एग्जाम की तैयारी कर रहा है। याद रखिएगा, मतलब कि आप जितनी भी किताबें खरीदते थे वो किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है। सारी किताबें एम्बाइब के ऐप पर लाइव हैं। आप लाखों क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे साथ आकर के। उसके साथ साथ बच्चों आप जो हैं बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप जो है अपना टेस्ट खुद क्रिएट कर सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। आप अपनी अचीव जर्नी बना सकते हैं। और जो बच्चे सीडीएस और सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमने एम्बाइब ने टीचर्स के नाम से खुद जो हैं किताबें आप लोगों के लिए लॉन्च कर दी हैं। जैसे अब आप जनरल स्टडीज की तैयारी करना चाहते हैं तो 60 दिन में जनरल स्टडीज की पूरी प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी किताब को जाकर देख सकते हैं। एम्बाइब के ऐप पर हमारी सारी किताबें लाइव हैं। इसके साथ साथ बच्चों आपको मैं बता दूं कि आप अपने डाउट्स हमसे सीधे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाइए और उससे जुड़िए और व्हाट्सएप लिंक से डायरेक्टली हमसे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो कहीं भी एक भी बच्चा जो भारत में है और जो सपना देखता है कि उसे ऑफिसर बनना है, देखो एक होता है बेटा कि एक इंसान सपना देखता है लेकिन सपने को पूरा करने के लिए वो कुछ नहीं करता है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। एक इंसान सपना देखता है और उस सपने की ओर अपना कदम बढ़ाता है। तो अगर आप अपने सपने की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हम आपका हाथ पकड़कर आपको आपका सपना पूरा करने में मदद करेंगे। लेकिन आपको हाथ कहते हैं ना, आपको अपना हाथ और पैर दोनों बढ़ाना होगा।
मतलब आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में पूरी मदद करेंगे, ठीक है। चलो भाई, सब लोग आ गए हैं, जल्दी बताइए फटाफट, तो क्लास को शुरू करते हैं, हरी झंडी दी जाए। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो आपको मालूम है ये डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये दो क्लासेस का लेक्चर है। आज लेक्चर 1 आउट ऑफ 2 है। सो आज हमारा लेक्चर 1 आउट ऑफ 2 है बच्चों, याद रखिएगा। दूसरी बात करते हैं, आपको मालूम है कि मैं हमेशा क्या करता हूं, तीन वैलिडेटिंग क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। और वैलिडेटिंग क्वेश्चन पूछने के पीछे हमारा जो मकसद होता है वो ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं आपको उसके बारे में बेसिक्स कितने क्लियर हैं। अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो मुझे लगता है कि ठीक है, मैं और चीजें आपको कहां से पढ़ा सकता हूं। और मुझे अगर लगता है कि नहीं भैया बेसिक्स ही बिल्कुल खराब हैं, तो उस कंडीशन में मुझे आपको दूसरे तरीके से पढ़ाना होता है। सो 3 वैलिडेटिंग क्वेश्चन हम करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जल्दी बताइए। सो डीपीएसपी का जिक्र भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है? फास्ट, जल्दी जवाब दीजिए। पार्ट 4, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3, जल्दी बताइए। सो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी का जिक्र भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है? जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, शाबाश, बहुत सही जवाब है। भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच जिक्र किया गया है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन stipulates that the DPSP shall not be enforceable by any court। जल्दी बताइए कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि कहता है कि डीपीएसपी जो है वो किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जा सकती। 31, 38, 37, 39, फास्ट। तो कौन से आर्टिकल में ऐसा कहा गया है? आपको मालूम है कि हमारे देश में जो डीपीएसपी होती है वो नॉन जुडिशियबल इन नेचर है और इसे आप कोर्ट जाकर लागू नहीं करा सकते। आर्टिकल नंबर 37 में इसका जिक्र किया गया है। बहुत बढ़िया, शाबाश। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज इंस्पायर्ड बाय द गांधीयन फिलॉसफी? हाँ जी। सो कौन सा डीपीएसपी है जो गांधीयन फिलॉसफी पर डिस्पाइड है? तो पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ ग्लोबल डिस्प्यूट्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम पंचायत या पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज? हाँ जी, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, हाँ जी, फास्ट, बहुत अच्छे। हाँ जी भाई, गांधी जी का एक सपना था, गांधी जी एक थ्योरी में विश्वास रखते थे, अंडू द लास्ट। मतलब गांधी जी कहते थे विकास तब तक विकास नहीं है जब तक विकास की छींटे समाज के हर व्यक्ति तक ना पहुंचे। तो विकास तब माना जाएगा जब विकास की छींटें समाज में रहने वाले हर व्यक्ति तक पहुंचती हैं, तो ही वो विकास कहलाता है। बिल्कुल सही है, राइट आंसर बेटा सी हो जाएगा। चलिए अब आज की हम क्लास शुरू करते हैं डीपीएसपी की। बहुत अच्छे, चलो भाई सारे लोग एक बार मुझे हरी झंडी दिखा दीजिए, फिर सेशन को शुरू करते हैं और थोड़ी सी शांति बहाल करिएगा। और सबसे पहले मुझे सब लोग जो हैं एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो यार जवानों, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए अब देखो बेटा, डीपीएसपी की बात करते हैं, समझते हैं सबसे पहले है क्या। चलो भाई सब लोग आ गए हैं, फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। अब देखो बेटा, आप समझो आराम से, बोलना मत, अब बोलना कम और समझना ज्यादा और सुनना ज्यादा। देखो बेटा, भारत का जो संविधान है वो क्या कहता है? भारत का संविधान कहता है बच्चों कि इंडिया इज अ वेलफेयर कंट्री। भारत जो है वो एक कल्याणकारी देश है। कल्याणकारी देश का मतलब क्या होता है बच्चों? एक ऐसा देश जिस देश में हर नागरिक का कल्याण हो रहा हो। इंडिया इज अ वेलफेयर कंट्री जहां पर हर नागरिक का कल्याण हो रहा हो, सोशल वेलफेयर एज वेल एज इकोनॉमिक वेलफेयर। तो एक ऐसा देश जहां पर हर नागरिक का वेलफेयर हो रहा हो, सामाजिक कल्याण भी हो रहा हो और आर्थिक कल्याण भी हो रहा हो। लेकिन सच्चाई में तो आप जानते ही हैं कि हमारे देश में बच्चों ना तो सोशल वेलफेयर है और ना तो इकोनॉमिक वेलफेयर है। तो होता क्या है बेटा कि अगर आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन उठाएंगे
और डीपीएसपी वाला चैप्टर खोलेंगे तो नंदलाल बोस ने एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, जिसमें डीपीएसपी वाले चैप्टर में आप देखेंगे कि रथ पर अर्जुन बैठे हैं और भगवान श्री कृष्ण उन्हें उपदेश दे रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे महाभारत में अर्जुन को उपदेश देते हैं, वही जो इमेज है वो डीपीएसपी के चैप्टर में लगाई गई है। तो भारत का संविधान कहता है कि इंडिया इज अ वेलफेयर कंट्री, कल्याणकारी देश है जहां हर नागरिक का कल्याण हो, लेकिन ऐसा सत्य में तो है नहीं। सो डीपीएसपी के अंदर क्या किया गया कि डीपीएसपी के अंतर्गत वो लक्ष्य रखे गए हैं, डीपीएसपी के अंतर्गत वो लक्ष्य बताए गए हैं, एम्स बताए गए हैं जो सरकार को पालन करने चाहिए, ताकि भारत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि वास्तविकता में भी कल्याणकारी देश बन सके। सो डीपीएसपी के अंतर्गत वो लक्ष्य बताए गए हैं जो सरकार को पालन करने चाहिए, ताकि देश सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि रियलिटी में भी कल्याणकारी देश बन सके। लेकिन प्रॉब्लम समझो, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स है बच्चों, अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसकी शिकायत कर सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सीधे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में शिकायत कर सकते हैं। लेकिन जो डीपीएसपी होता है बच्चों हमारा, वो नॉन जुडिशियबल इन नेचर होता है, गैर न्यायिक होता है। मतलब कि अगर इसका वायलेशन होता है तो उस मामले में आप कोर्ट ऑफ लॉ जाकर के ये नहीं कह सकते कि भैया इसको लागू कर दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 42 में कहा गया है प्रोवाइडिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एट वर्क प्लेस, मतलब जहां पर आप काम करने जाते हैं वहां पर मानवता भरे हालात होने चाहिए, बैठने के लिए कुर्सी होनी चाहिए, पीने के लिए पानी होना चाहिए, वॉशरूम होने चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, पंखा होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप एक सरकारी ऑफिस में काम करते हैं और आपके ऑफिस में ना पंखा है, ना कुर्सी है, ना वॉशरूम है, ना पीने का पानी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया मैं कोर्ट जाकर कहूंगा कि मेरे ऑफिस में करा जाए। कोर्ट कहेगा भैया ये जुडिशियबल लॉ थोड़ी ना है। भाई आप सरकार से सिफारिश कर सकते हैं, आप सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया हमारे ऑफिस में पंखा लगा दो, पानी पी दो, लेकिन आप इसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ नहीं जा सकते क्योंकि जुडिशियबल नहीं है। अब जाहिर सी बात है जब जुडिशियबल नहीं है तो सरकार के लिए पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस हो गए। फंडामेंटल राइट सरकार के ऊपर नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस थे क्योंकि सरकार के ऊपर ऑब्लिगेशन था इसे पालन करना, लेकिन डीपीएसपी सरकार के ऊपर पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये ऑब्लिगेशन नहीं है सरकार का कि वो चाहे तो उसे पालन करे, ना चाहे तो ना करे, हार्डली मैटर्स। भाई सरकार कहेगी हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं हुआ तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार तो है लेकिन खाने का अधिकार नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश में खाना खाने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट होना चाहिए था? लेकिन नहीं है, क्योंकि सरकार को मालूम है कि अगर खाना खाने के अधिकार को हम फंडामेंटल राइट बना देंगे तो उस कंडीशन में खाना खिलाना सरकार के लिए ऑब्लिगेशन हो जाएगा, और फिर अगर हम खाना नहीं खिलाएंगे तो लोग न्यायालय जाएंगे और न्यायालय जाकर के कहेंगे कि भैया हमें खाना नहीं मिला, डेली सरकार 2-4 को सस्पेंड करेगी। तो होता यह है कि बेटा जो डीपीएसपी है वो नॉन जुडिशियबल है और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जुडिशियबल इलेक्शन के अंतर्गत आते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? जरा एक बार सब लोग भाई लाइक बटन जरूर दिखाइए अगर समझ में आ रहा है तो। बहुत बढ़िया, शाबाश, थैंक यू प्रिंसेस, थैंक यू। समझो बेटा, अब देखो, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, कॉपी और पेन ले लो। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हमारा जो डीपीएसपी है उसका जिक्र भारत के संविधान में कहां पर किया गया है। तो आपको मालूम है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसका जिक्र भारतीय संविधान के भाग 3 में है। सो डीपीएसपी का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 4 में है, याद रखिएगा। सो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, और आर्टिकल नंबर 36 से 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इट। तो डीपीएसपी का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 4 और आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच किया गया है। तो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच
हमारा जो है वो डीपीएसपी का जिक्र किया गया है। अब देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि डीपीएसपी को कहां से लिया गया है। तो मैं एक बात बता दूं कि डीपीएसपी का जो जिक्र है वो दुनिया में सबसे पहले जो है बेटा स्पेन में आया था। तो दुनिया में सबसे पहले जो डीपीएसपी का कंसेप्ट है वो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में आया था। स्पेन से बोरो किया था आयरलैंड ने, और आयरलैंड से बोरो किया है हमने। तो आपसे पूछा जाए कि भारत ने कहां से लिया है, तो आप कहेंगे द कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपी हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। सो डीपीएसपी का कंसेप्ट जो है वो हमने बच्चों आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। हालांकि ओरिजिनली डीपीएसपी बिलोंग्स टू स्पेन। हालांकि ओरिजिनली जो है डीपीएसपी हमारा स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। भारत ने इसे आयरलैंड से बोरो किया है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि डीपीएसपी क्या है। देखो बेटा, तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एम्स टू क्रिएट सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस अंडर विच द सिटीजंस कैन लीड अ गुड लाइफ। दे ऑल्सो एम्स टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी थ्रू अ वेलफेयर स्टेट। समझो बेटा, तो अगर हम बात करते हैं डीपीएसपी, तो अगर आप लिखेंगे तो लिख लो बेटा, द डीपीएसपी मेंशंस अबाउट द एम्स विच द गवर्नमेंट शुड फॉलो। सो डीपीएसपी के अंतर्गत वो लक्ष्य बताए गए हैं जो कि सरकार को पालन करने चाहिए इन ऑर्डर टू मेक इंडिया अ वेलफेयर कंट्री। तो इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि हमारे देश को बेटा हमें जो है एक वेलफेयर कंट्री बनाना है। वेलफेयर कंट्री का मतलब होता है एक कल्याणकारी देश। कल्याणकारी देश का मतलब है जहां पर लोगों के दो तरह के कल्याण हो रहे हों। मतलब कि हमारे देश में हर इंसान का सोशल वेलफेयर हो रहा हो। सोशल वेलफेयर का मतलब है कि सामाजिक रूप से हर व्यक्ति बराबर हो। भाई ऐसा ना हो कि फॉरवर्ड फॉरवर्ड माने जा रहे हैं, बैकवर्ड बैकवर्ड, अनटचेबल अनटचेबल। मतलब सोशली हर इंसान का वेलफेयर हो रहा हो और सोशल के साथ साथ इकोनॉमिक वेलफेयर भी हो रहा हो। समझ रहे हो? तो सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर होना चाहिए। सो डीपीएसपी मेंशंस अबाउट द एम्स विच द गवर्नमेंट शुड फॉलो in order to make India a true welfare country। सो डीपीएसपी के अंतर्गत वो लक्ष्य बताए गए हैं जो कि सरकार को पालन करने चाहिए ताकि भारत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि वास्तविकता में कल्याणकारी देश बन सके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा बेटा, पूछा जाता है कि डीपीएसपी का नेचर कैसा है। तो याद रखिएगा कि डीपीएसपी इज नॉन जुडिशिएबल। डीपीएसपी इज नॉन जुडिशिएबल या आप कह सकते हैं जस्टिसिएबल इन नेचर। तो डीपीएसपी जो है बेटा वो जुडिशिएबल नहीं, नॉन जुडिशिएबल है, या आप कह सकते हैं नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। इसका सीधा मतलब यह है कि डीपीएसपी जो है वो गैर न्यायिक है और इसे जो है कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाई कोर्ट ऑफ लॉ। तो जाहिर सी बात है कि जब इसे न्यायालय भाई साहब एनफोर्स नहीं कर सकता तो इसका कोई फायदा नहीं है। कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाई कोर्ट ऑफ लॉ। ये तो वही बात हो गई कि आपसे कहा गया कि भैया सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलानी है। बहुत अच्छी बात है, आपने कहा सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलानी है, लेकिन दूसरे साइड सरकार ने कहा कि अगर सीट बेल्ट लगा के गाड़ी नहीं चलाते हो तो कोई फाइन नहीं है। एक बात बताओ, सरकार ने कहा कि मर्डर नहीं करना चाहिए और दूसरी तरफ सरकार कहती है मर्डर कर दोगे तो कोई सजा नहीं है। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो जब जस्टिसेबल ही नहीं है तो सरकार कभी पालन करेगी? भैया याद रखना, इस देश की एक बहुत बड़ी खासियत है कि अपनी इच्छा से कोई कुछ नहीं करता है जब तक डंडा नहीं होता है। इस देश की एक बहुत बड़ी खासियत है कि अपनी इच्छा से कोई कुछ नहीं करेगा। भाई आप देश में कह दो कि मर्डर करना गलत बात है, सबको मालूम है मर्डर करना गलत बात है, लेकिन अब आप कहोगे कि मर्डर कर दिया तो कोई बात नहीं। जैसे हमारे एक देश के एक नेता ने कहा था, बच्चों से रेप हो जाता है, गलती थोड़ी ना है। अब फांसी थोड़ी ना चढ़ा देंगे बच्चों को। भाई बच्चों से गलती हो जाती है, लड़कों से हमारे रेप हो जाता है, अब उनको जो है हम फांसी थोड़े चढ़ा देंगे। समझ रहे हो? तो नॉन जुडिशिएबल या जस्टिसेबल हैं एंड कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो आप न्यायालय जाकर इन्हें जो है कोर्ट ऑफ लॉ में लागू नहीं करवा सकते। तो जाहिर सी बात है कि अब क्योंकि ये भैया सरकार के ऊपर जो है बाउंडेशन नहीं है,
इसीलिए आप कह सकते हैं कि डीपीएसपी क्या है, दे आर द पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस ऑन द गवर्नमेंट, ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस हैं बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, तो ये भारत सरकार के ऊपर पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस हैं। आपसे पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, तो वो नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस हैं क्योंकि वो बाउंडेशन है, लेकिन ये पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस हैं क्योंकि ये बाउंडेशन में नहीं आते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर अगर बात करते हैं तो यहां पर देखेंगे आप कि डीपीएसपी आर द नॉन जुडिशियबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी सजेस्ट दैट अ पर्सन कैन नॉट एनफोर्स देम इन द कोर्ट। द डीपीएसपी आर नॉन एनफोर्सेबल एंड इन केस ऑफ वायलेशन द पर्सन कैन नॉट मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो भैया बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने बताया है आपको कि अगर इनका वायलेशन होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट अब आपको बता रहा हूं, अब यहां पर लिख लो बेटा हाउ एवर, हालांकि, हाउ एवर द गवर्नमेंट, जो हमारी संसद होती है, संसद, द पार्लियामेंट कैन मेक इट जुडिशियबल, द पार्लियामेंट कैन मेक इट जुडिशियबल by passing the act in the parliament, by passing the act in parliament। तो बेटा ये जुडिशियबल नहीं होते हैं, लेकिन संसद चाहे तो संसद में कानून पास करके इसे जुडिशियबल बना सकती है। तो ये जुडिशियबल इन नेचर नहीं है, लेकिन संसद चाहे तो एक कानून पास करके इसे जुडिशियबल बना सकती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आर्टिकल नंबर 45। आर्टिकल नंबर 45 सबसे अच्छा उदाहरण है इसका, याद रखिएगा। तो ये जुडिशियबल लॉ के अंतर्गत नहीं आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीपीएसपी। अब उसमें एक स्टेटमेंट दिया होगा कि दे कैन नॉट बी मेक जुडिशियबल इन नेचर। बेटा आप कहोगे हां सर ये तो सही है, बिल्कुल नहीं बेटा, दे कैन बी मेड जुडिशियबल, उसके लिए आपको संसद में कानून पास करना होगा। तो ये तो वही बात हो गई बेटा, ये तो वही बात हो गई कि आ बैल मुझे मार, मतलब सरकार अपने खिलाफ खुद कहेगी कि हाँ भैया कि हम कानून खुद पास कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ भैया खुद जुडिशियबल बन जाए चीजें। तो पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि उसे जुडिशियबल बना सकती है, हालांकि यह संसद को अधिकार है कि उसके लिए संसद को एक कानून पास करना होगा। ठीक है सचिन यादव, जल्दी आओ, यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ। सो डीपीएसपी जुडिशियबल नहीं है, हालांकि संसद को अधिकार है कि वो जुडिशियबल बना सकते हैं, उसके लिए कानून पास करना होगा संसद में। ठीक है जल्दी बताओ, क्लियर यहां तक? बिल्कुल हार्ड कोर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल रही होगी यहां पर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब भाई साहब हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट ने, ये देखिएगा, ये हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट है, आप जानते होंगे दिल्ली में। कभी प्रगति मैदान जाइए, वहां पर आपको ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिखाई देगी। अब 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही डीपीएसपी जुडिशियबल नहीं है, सन 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही, बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल नीलम कर सकते हैं, समझो। सन 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया 1984 में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही डीपीएसपी जुडिशियबल नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार हमारे देश में जब भी कोई नीतियां और कानून बनाएगी तो हमेशा डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही बनाया जाएगा। मतलब जब भी हमारे देश में कोई कानून बनेगा तो वो हमेशा फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल होना चाहिए। मतलब आप ऐसा कानून बना सकते हैं जो गरीब को अमीर बना रहा हो, लेकिन अमीर को और अमीर बनाने के लिए कानून नहीं बना सकते। आप कानून सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए बना सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को और आगे ले जाने के लिए कानून नहीं बना सकते, समझो। तो इन द ईयर 1984 द सुप्रीम कोर्ट इन द लैंडमार्क जजमेंट said that although the DPSP are not enforceable, but they should not be avoided and all the government policies should be made keeping them in mind। ठीक है समझो।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि आप जो है ना भैया, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि भले ही डीपीएसपी जुडिशियबल नहीं है, लेकिन आप इसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते, और सरकार जब भी कोई नीतियां और कानून बनाए तो हमेशा डीपीएसपी को ध्यान में रखकर बनाए। मतलब डीपीएसपी को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, इट शुड बी ऑलवेज केप्ट इन माइंड। ठीक है, अब देखो यहां पर लिखा हुआ है हाउएवर द डीपीएसपी कैन बी मेड जुडिशियबल लॉ बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे देश में कौन सा केस हुआ था। याद रखिएगा, हमारे देश में एक बहुत फेमस केस हुआ था, चंपाकम दोराई राजन केस। चंपाकम दोराई राजन केस याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हां जी। अब एक बात की लड़ाई हुई कि हमारे देश में क्या डीपीएसपी सुपीरियर है या फंडामेंटल राइट सुपीरियर है। आप ही बताओ बेटा, फंडामेंटल राइट सुपीरियर है, डीपीएसपी सुपीरियर है, बताओ हमारे देश में डीपीएसपी सुपीरियर है या फंडामेंटल राइट सुपीरियर है, जल्दी बताओ। हुआ यह कि 1952 में हमारे देश में केस होता है चंपाकम दोराई राजन केस, और चंपाकम दोराई राजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया और हमेशा के लिए बात खत्म कर दी। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बड़े साफ शब्दों में कहा कि जो हमारी फंडामेंटल राइट्स होती हैं, हमारी जो मौलिक अधिकार होते हैं, दे आर सुपीरियर देन द डीपीएसपी। तो भैया यहां पर बड़े साफ शब्दों में कह दिया गया कि फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर देन डीपीएसपी। याद रखिएगा, ठीक है, हां जी। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो डीपीएसपी से हमेशा ऊपर होंगे। तो भैया ये लड़ाई वाली बात खत्म हो गई हमेशा के लिए, और चंपाकम दोराई राजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया था। ठीक है बच्चों, हां जी। अब देखो, अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी। अब देखो बेटा, जब हमारे देश में डीपीएसपी बनाया गया तो 3 प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा गया। 3, तो डीपीएसपी बनाते समय 3 प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा गया, समाजवादी प्रिंसिपल्स, गांधीवादी प्रिंसिपल्स और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो भैया याद रखिएगा कि हमारे डीपीएसपी 3 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अब इनके आर्टिकल्स हैं, अब कुछ आर्टिकल्स ओवरलैप भी करते हैं। जैसे गांधी जी की कुछ ऐसी सोचें थी जो समाजवादी भी थी, गांधी जी की कुछ ऐसी सोचें थी जो लिबरल भी थी, समाजवादी कुछ ऐसी सोचें थी जो गांधीयन भी थी। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल में, तो आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47। गांधीवादी प्रिंसिपल्स की बात करें तो 40, 43, 43B, 46, 47, 48। और लिबरल इंटेलेक्चुअल की बात करें तो 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51। इसे हमेशा याद रखना बेटा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मतलब ये एग्जाम का बेटा जान है, याद रखिएगा। तो डीपीएसपी का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चों, सो डीपीएसपी सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। अब जैसे आर्टिकल 40 है, गांधी जी हमेशा कहते थे कि भैया जो है गांव में पंचायतों का कंसेप्ट होना चाहिए, ताकि गांव के लोग पंचायतों के समक्ष अपनी समस्याओं को जाकर रख सकें। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ डीपीएसपी हो गया। यहां तक सबको क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट है तो बता दो, आई विल आंसर टू इट। और भाई साहब एक बार लाइक और शेयर कर दो सेशन को सब लोग। क्लियर है यहां तक? जल्दी बताइएगा। सो ये डीपीएसपी का इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, बताओ यहां तक क्लियर है? मजा आया? मैंने आपको बहुत ही अच्छे कंसेप्ट्स यहां पर बता दिए हैं। मिस्टर शान, रेखा, निहाल, सुकुमार, पूजा, सुप्रिया, मिस्टर शान जल्दी बताते रहिए। हाँ जी, यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी बताइए, कोई डाउट हो तो भैया पूछ लें, वरना कहें कि सर सब बढ़िया है, आगे बढ़िए। ऑल इज वेल।
सर जब हम जीते एक बार हैं, मरते एक बार हैं, प्यार और शादी एक बार करते हैं, तो पेपर क्यों बार बार देते हैं? स्वप्निल यहां पे मैं थोड़ा सा आपको चेंज करूंगा। आप जीते एक बार हैं, मरते एक बार हैं, ये तो सही है। प्यार और शादी एक बार से ज्यादा भी हो सकती है वैसे, है ना। पेपर कई बार होते रहते हैं, ये तो की बात है। लेकिन आप चाहें तो आप एक बार में इतनी मेहनत करें कि आप पेपर भी एक ही बार दें। हाँ जी। अरे भैया ये जो है जरा इनको ब्लॉक किया जाए, ये 2-4 फालतू चले आते हैं, है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ, सनी राउडी किंग कह रहे हैं सर लव तो कई बार हो सकता है। हाँ, ये बात भी सही है, प्यार कई बार हो सकता है। प्यार तो होना ही था, है ना, सुना होगा आपने। बेटा पढ़ाई कर ले भाई, हम एक में ही खुश हैं स्वप्निल जी। स्वप्निल जी हम एक में ही खुश हैं। मैं आपको बता रहा हूं, संकेत पढ़ते रहिए, सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, हो गया, चलिए हो गई बातें बहुत, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे यहां पर आती है बात। अब डीपीएसपी के आर्टिकल्स याद रखिएगा। सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 36। अब आर्टिकल नंबर 36 क्या है, आप पूछोगे। अब आर्टिकल नंबर 36 क्या है, याद रखिएगा। हाँ जी, अरे भाई शांत हो जाओ, पढ़ाई कर लो। चलो भाई, अब देखो आर्टिकल नंबर 36 क्या है। आर्टिकल नंबर 36 कहता है बेटा, डिफाइंस द टर्म स्टेट। डिफाइंस द टर्म स्टेट। आपको याद होगा, अब आप कहोगे सर ये तो हमने आर्टिकल नंबर 12 में ही पढ़ा था। बिल्कुल, आपको उस दिन बताया था स्टेट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सरकार होती है, पार्लियामेंट होती है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं, ये दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो भैया हमने उस दिन आपको बताया था डिफाइन द टर्म स्टेट। और याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे देश के संविधान के कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम हैं। तो याद रखिएगा बेटा, हमारे संविधान के आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल नंबर 36, ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि बेटा सेम हैं। तो आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 36, ये दोनों जो हैं हमारे देश में सेम आर्टिकल्स हैं, याद रखिएगा। तो दोनों में बेटा जो है डिफाइंस द टर्म स्टेट, स्टेट के बारे में बताया गया है। अब देखो आर्टिकल नंबर 37 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 37 कहता है कि डीपीएसपी आर नॉन जुडिशियबल। बड़े साफ शब्दों में आर्टिकल नंबर 37 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 37 में बताया गया है कि डीपीएसपी जो है बेटा वो नॉन जुडिशियबल इन नेचर है, और इसको लागू करने के लिए आप कोर्ट ऑफ लॉ नहीं जा सकते। दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो कानून द्वारा आप जो है डीपीएसपी को लागू नहीं करा सकते, और इसके वायलेशन में आपको न्यायालय जाने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 कहता है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। भैया यहां पर आर्टिकल नंबर 38 में कहा गया है कि हमें जो है एक सोशल ऑर्डर क्रिएट करना चाहिए। सोशल ऑर्डर का मतलब होता है एक सामाजिक वेलफेयर कार्यक्रम चलाने चाहिए, ताकि देश में हर नागरिक का वेलफेयर हो सके, फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मतलब ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये समाजवाद की ओर जा रहा है। आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 कह रहा है कि देश में सोशल ऑर्डर क्रिएट करना चाहिए, मतलब लेबर रूल्स वगैरह ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ज्यादा होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन कम होना चाहिए, ताकि को लोगों का शोषण ना हो और लोग जो हैं आगे बढ़ सकें। तो आर्टिकल 38 में कहा है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो लोगों के वेलफेयर के लिए हमें जो है बेटा सोशल ऑर्डर क्रिएट करना चाहिए। आर्टिकल नंबर 39A देखो, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। आर्टिकल नंबर 39A, आर्टिकल नंबर 39A क्या कहता है, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस फॉर ऑल
एंड फ्री लीगल एड। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, हमें ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि सबको बराबर न्याय मिले और सबको मुफ्त न्यायिक सलाह मिल सके। तो सलाह सबको बराबर मिले और सबको जो है बराबर न्याय मिले। ऐसा नहीं है कि अमीर को जो है न्याय जल्दी मिलता है और गरीब को न्याय जो है देर में मिलता है। असलियत में वैसे ऐसा ही होता है, लेकिन आर्टिकल 39A में कहा गया है कि हमें ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि इक्वल जस्टिस फॉर ऑल, देश में न्याय सबके लिए बराबर हो और फ्री लीगल एड होनी चाहिए। मान लेते हैं कि आपके खिलाफ कोई केस होता है और आपके पास पैसे नहीं है वकील के लिए, तो सरकार आपको सरकारी वकील भी मुहैया कराएगी। तो इक्वल जस्टिस फॉर ऑल एंड फ्री लीगल एड, तो न्याय सबको बराबर मिलना चाहिए और सबको मुफ्त न्यायिक सलाह देनी चाहिए। अब क्योंकि ये आर्टिकल 39A है, ए कैपिटल है, तो मैं आपको बता दूं कि इसे हमारे संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो 42वां संवैधानिक संशोधन आप जानते ही हैं, हमारे देश में समाजवाद को काफी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी जो हैं वो रशियंस को खुश करना चाह रही थी। तो याद रखिएगा 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में ऐड किया गया कि इक्वल जस्टिस फॉर ऑल एंड फ्री लीगल एड। नेक्स्ट, अब देखो आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 ये हमारे गांधी जी का सपना था। हमारे गांधी जी कहते थे टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एट रेगुलर इंटरवल्स, समय समय पर जो है गांव में पंचायतों का गठन होना चाहिए ताकि गांव के लोग पंचायतों के समक्ष जा करके अपनी समस्याओं को रख सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स एट रेगुलर इंटरवल। अब मान लेते हैं कि आपके गांव में पंचायत नहीं बैठती है, मान लेते हैं कि आपके गांव में पंचायत नहीं बैठती है, तो उस कंडीशन में आप कोर्ट जाकर नहीं कह सकते कि भैया हमारे गांव में पंचायत बैठाइए। भाई सरकार कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर पंचायत आपके गांव में नहीं है तो आप कोर्ट में जाकर इसे लड़ नहीं सकते हैं। तो ये ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी था, उनका कहना था अंडू द लास्ट। ठीक है, हां जी। गांधी जी कहते थे कि जब तक विकास की छींटें समाज के हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचती हैं, जब तक विकास विकास नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, आगे आर्टिकल 41। आपको नहीं लगता कि यह हमारे देश में फंडामेंटल राइट होना चाहिए? आर्टिकल 41 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर द राइट टू वर्क। भाई बहुत बढ़िया, राइट टू वर्क। आर्टिकल 41 हमारा संविधान का कहता है कि भारत में हर व्यक्ति को राइट टू वर्क होना चाहिए, काम करने का अधिकार होना चाहिए। आपको क्या लगता है ये फंडामेंटल राइट नहीं होना चाहिए था? ये डीपीएसपी का हिस्सा क्यों है? भाई भारत में हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार होना चाहिए, और अगर सोचो ये फंडामेंटल राइट होता तो इस सरकार की जिम्मेदारी हो जाती कि हर व्यक्ति को सरकार काम दे, और उसके बाद अगर कोई बेरोजगार रह जाता तो सीधे भैया वो न्यायालय जाता और न्यायालय उस मामले में एक्शन लेता। तो भैया राइट टू वर्क आर्टिकल 41 में हमारे संविधान में बताया गया है। आर्टिकल 42 टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 42 में कहा है कि जहां पर आप काम करने जाते हैं वहां पर मानवता भरे हालात होने चाहिए और मुफ्त प्रसूति सेवाएं मिलनी चाहिए। भैया बड़े साफ शब्दों में कहा गया है कि जहां पर आप काम करने जाते हैं वहां पर मानवता भरे हालात हो, बैठने के लिए कुर्सी हो, पंखा हो, वॉशरूम हो, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर हो। और अगर कोई महिला काम करती है और 6 महीने की प्रेगनेंसी के बाद उसे 6 महीने की छुट्टी मिलनी चाहिए, उसकी मैटरनिटी केयर होनी चाहिए, उसको मैटरनिटी रिलीफ के दौरान पैसे मिलने चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब समझो, अब आपकी प्रेगनेंसी है और देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, अब आप सरकार से कहते हो कि भैया हमें मैटरनिटी रिलीफ चाहिए, पैसा चाहिए, तो सरकार मना कर सकती है। हालांकि आइडियल कंडीशन में दिया जाता है, सबको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब सोचो कि देश में बेटा, देश में ऐसा हो जाए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी और उस कंडीशन में आप कह रहे हो कि नहीं भैया हमें तो ये चाहिए पैसा, तो भाई मना किया जा सकता है, हालांकि आइडियल कंडीशन में मिलता है।
तो भैया जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क होनी चाहिए और मैटरनिटी रिलीफ मिलनी चाहिए महिलाओं को, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 43, टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। सिक्योर अ लिविंग वेजेस, समझ रहे हो भैया, एक लिविंग वेजेस लोगों को मिलने चाहिए। मान लेते हैं कि अगर कोई इंसान बेरोजगार है तो उसे जीवन यापन के भत्ते मिलने चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि आप बेरोजगार हैं और सरकार आपको कोई भी भत्ते नहीं दे रही है जीवन यापन के, तो आप कोर्ट जाके नहीं कह सकते कि भैया मुझे जीवन यापन के भत्ते चाहिए। टू सिक्योर अ लिविंग वेज मतलब भाई साहब इंसान को जीवित रहने के लिए उसको खर्चे पानी सरकार द्वारा दिए जाने चाहिए। लिविंग वेजेस का कंसेप्ट, जैसे कि आप जर्मनी जाइए, कुजार बीट स्कीम वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, हाँ जी, तो लिविंग वेजेस मिलने चाहिए। लेकिन ये सब कहानियां हैं बेटा, किताबों में हैं, असलियत में आप भी जानते हैं सब। अब देखो आर्टिकल नंबर 43A, ठीक है, अब देखो आर्टिकल 43A क्या कहता है, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। भैया जो इंडस्ट्रीज हैं उसके मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। गांधी जी का सपना था, 42वें संवैधानिक ये मतलब सामाजिक सोशल सपना था बेटा, कि सोशल वेलफेयर के लिए बहुत जरूरी है कि जो वर्कर्स होते हैं उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए एंड मैनेजमेंट में। मतलब जिसमें आपने सुना होगा, जिसे आप ट्रेड यूनियंस वगैरह सुनते हैं, हाँ उसे कहते हैं। तो ट्रेड यूनियन वगैरह का कंसेप्ट यही है बेटा 43A, कि भैया जो वर्कर्स हैं उनका इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन हो। 43B ये गांधी जी का सपना था। गांधी जी कहते थे 43B भैया देश में जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलना चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा मिलना चाहिए। तो हमारे देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, विलेज एंड कॉटेज, जो खादी ग्रामोद्योग होते हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है हमारे देश में कोऑपरेटिव मूवमेंट बढ़ना चाहिए। तो विलेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, और उसके साथ साथ हमारा जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा मिले, ये गांधी जी का सपना था 43B। तो 43 में क्या है, पहले है लिविंग वेजेस होने चाहिए। 43A में कहा गया है कि जो वर्कर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में, और 43B में कहा गया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई, विलेज इंडस्ट्रीज हो गई, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आज का हमारा हो गया। अब कल हम आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 44 से। तो आज हमने जो है बताया कि पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 में है, आयरलैंड से लिया गया है, डीपीएसपी है क्या वो भी बताया गया है, ये एनफोर्सेबल है या नहीं है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद मैंने आज आपको आर्टिकल 38, 39, 40, 41, 42, 43 ये सब बता दिए हैं। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग बेटा जो आर्टिकल नंबर 44 से 51 बचे हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज, तो कल हम लोग 44 से 51 और फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, बताओ सबको क्लियर है, कैसी रही क्लास आज की। पार्ट 1 ऑफ द टॉपिक इज फिनिश, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ। थैंक यू पूजा। भैया समझ में आते रहना चाहिए, जबरदस्त सेशन, थैंक यू। थैंक यू निहाल, रेखा, वाओ वर्ल्ड, थैंक यू, नवीन, अभिषेक, पूजा, गौरव, वसुधा, मिस्टर शान, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही क्लास में आते रहिए। चयन, और अगर अभी तक आपने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटा, अगर अभी तक आपने एम्बाइब की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो फटाफट जाकर एम्बाइब की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि आप जो फेमस किताबें खरीदते हैं वो खरीदने की जरूरत नहीं है, सारी किताबें एम्बाइब ऐप पर लाइव हैं। लाखों क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपना टेस्ट स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपनी अचीव जर्नी बना सकते हैं, अपनी तैयारी को महा तैयारी बना सकते हैं, और अपने अचीवमेंट को महा अचीवमेंट बना सकते हैं। आप अपने डाउट सीधे हमसे जो है व्हाट्सएप के थ्रू क्लियर कर सकते हैं।
व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। तो व्हाट्सएप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो एमवाइब की ऐप जरूर डाउनलोड करें। वाओ वर्ल्ड डाउनलोड जस्ट नाउ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और सीडीएस और सीएपीएफ की जो किताबें हैं वो भी लाइव हैं बेटा, तो आप जाकर के सीडीएस और सीएपीएफ की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं 8 बजे करंट अफेयर्स में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Keep imbibing. We believe in you.